Hello students, good morning everybody. Today we are going to study our first chapter of history. Okay, so the name of our chapter is Medieval Indian History, मतलब मध्यकालीन भारतीय इतिहास। मध्यकालीन भारतीय इतिहास क्या था, ठीक, इस बारे में हम इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर। तो जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने जनरली हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांट रखा है। कितने पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया हिस्ट्री को? 3 पार्ट्स में। ओके, पहला जो पार्ट है वो क्या है? एंशिएंट। दूसरा जो पार्ट है वो मिडिवल, और जो तीसरा पार्ट है वो कहलाता है एंशिएंट। ठीक है, सॉरी मॉडर्न। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये 3 पीरियड्स में हिस्टोरियन ने हिस्ट्री को डिवाइड किया है। ठीक, तो अब ये तीनों पीरियड है तो इनका टाइम पीरियड भी है। तो जो 8th सेंचुरी से 8th सेंचुरी एडी से जो पहले का पीरियड था, ठीक है, 8th सेंचुरी एडी से लेकर के जो पहले का पीरियड था वो क्या कहलाया हमारा? तो जो 8th सेंचुरी से पहले का जो पीरियड था, ठीक है, वो हमारा कहलाता है एंशिएंट पीरियड। ठीक है, और जो 8th सेंचुरी से लेकर के 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है, मतलब 8th सेंचुरी एडी से 18th सेंचुरी तक का जो पीरियड है वो हमारा कहलाता है मिडिवल पीरियड। ठीक है, और 18th सेंचुरी के बाद का जो, मतलब 19th सेंचुरी से जो अभी तक का जो पूरा पीरियड है वो हमारे कहलाता है एंशिएंट पीरियड ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये 3 पीरियड है, तीनों के टाइम पीरियड। 8वीं शताब्दी से पहले का जो समय है वो एंशिएंट, मतलब आधुनिक, वो स्टोन एज जिसमें सब ये सारी चीजें हैं, एंशिएंट कहलाया। ठीक है, फिर जो 8 से 18वीं शताब्दी तक क्या कहलाया? मिडिवल कहलाया, मतलब मध्यकालीन। और उसके बाद जो 18 सेंचुरी के बाद, मतलब 19 सेंचुरी से जो अभी तक का पीरियड है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री कहलाई। ठीक है, मतलब आधुनिक। तो ये था हमारा चैप्टर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो मिडवल का मतलब क्या होता है? मिडिल एज, जो एंशिएंट और मॉडर्न के बीच वाला जो पीरियड है। टाइम पीरियड क्या है इसका? 8th से लेकर 18th तक, राइट। और ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड सोसाइटी विटनेस्ड मैनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल चेंजेस। दिस पीरियड आल्सो सॉ लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। और इसी मिडवल पीरियड में जो सोसाइटी है उसने कई तरह से आर्थिक रूप से, ठीक है, राजनीतिक रूप से, धार्मिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से जो चेंजेस हैं वो विटनेस किए। ठीक है, मतलब उस सोसाइटी में, समाज में काफी परिवर्तन हुए। ठीक है, अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन हुए, राजनीति में काफी परिवर्तन हुए, धर्म में काफी परिवर्तन हुए। ठीक है, और संस्कृति में भी काफी परिवर्तन हुए। ठीक है, और इसी दौरान काफी निर्माण कार्य भी हुआ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा इसी समय हुई, मतलब मिडवल पीरियड में भी। ठीक, the medieval period is further divided into 2 parts: the early medieval period from 8th century to 12th century AD, and the late medieval period. The early medieval period covers states of north as well as of south India. The Palas, Pratiharas, Rashtrakutas, Chol and the Rajputs were the powerful ruling dynasties during this period. तो फिर अब जो मिडिवल पीरियड है इसको हमने फिर से 2 भागों में बांटा। ठीक है, तो वो 2 भाग कौन कौन से थे? मिडिवल पीरियड को हमने अर्ली मिडिवल पीरियड और लेट मिडिवल पीरियड, 2 पार्ट में हमने डिवाइड किया। तो अर्ली मिडिवल पीरियड कब से कब तक कहलाया? 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक, 8th सेंचुरी एडी से लेकर के 12th सेंचुरी एडी तक हम अर्ली पीरियड में, अर्ली मिडिवल पीरियड कहा। ठीक, और 13th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक के समय को हमने लेट मिडिवल पीरियड कहा। ठीक है, और जो ये अर्ली मिडिवल पीरियड्स है इसमें जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं और साउथ के स्टेट्स हैं उन सब का वृत्तांत है कि मतलब उस समय कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से राजा थे इन सब में। तो अर्ली मिडिवल पीरियड में जो मुख्य राजा थे वो कौन कौन से थे? मुख्य जो मुख्य जो राजा थे, ठीक है, वो कौन कौन से थे? पाल थे, प्रतिहार थे, राष्ट्रकूट थे, चोल थे, राजपूत थे। ये थी कुछ पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज थी। ठीक है, इस पीरियड की, अर्ली मिडिवल पीरियड की। उसके बाद जो लेट मिडिवल पीरियड है इसमें दिल्ली सल्तनत आता है, बाहमनी आता है, विजयनगर किंगडम आता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मुगल एम्पायर, ये कब आता है? ये लेट मिडिवल पीरियड में है, मतलब 12वीं शताब्दी के बाद। ठीक, तो 12वीं शताब्दी में जो मुख्य राजा हुए, ठीक है, वो कौन कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत,
ठीक है, कि दिल्ली गद्दी पे कौन कौन बैठा, फिर बहामनी, फिर विजयनगर किंगडम, और सबसे इंपॉर्टेंट जो था मुगल एम्पायर, वो सब लेट मिडवल पीरियड्स में आता है। ठीक, और इसके अलावा कि जो उसी समय जो मराठाओं का उदय हुआ महाराष्ट्र में, साउथ में, ठीक है, और सिखों का जो उदय हुआ, फिर उनका धीरे धीरे कैसे पतन हुआ, उनका उदय और उनका पतन भी, ये सब लेट मिडवल पीरियड में आता है। तो ये तो हमने यहाँ इस चैप्टर अभी तक पढ़ा कि जो मिडवल पीरियड क्या है। फिर मिडवल पीरियड को हमने दो भागों में बांटा, अर्ली और लेट मिडवल पीरियड। अर्ली में देखा हमने जो राजा आते थे, फिर लेट में देखा जो जो राज्य आए, ठीक है, जो जो साम्राज्य उस समय जिन जिन साम्राज्यों का उदय हुआ, ठीक, उन सब के बारे में देख लिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। The invention of Muslim led to the development of composite culture. During this period, a number of Muslim invaders attacked India. Indian culture and beliefs were greatly influenced by Turk, Afghan, and Mughals. ठीक, the cultural exchanges led to the growth of a culture that was above regional and caste differences. ठीक, अब इसी समय लेट मिडवल पीरियड में ही मतलब क्या हुआ, मुस्लिमों का आक्रमण हुआ, मुस्लिमों का भारत में आगमन हुआ। ठीक, और इसके साथ ही हमारे जो कल्चर थे, संस्कृति थी, उसमें क्या आ गई, कंपोजिशन आ गई, मतलब मिलावट आ गई। ठीक, पहले सनातन था, अब उसके बाद जब बाहरी विदेशी आक्रमण आने लगे, ठीक है, और इसी समय कई मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे भारत पे आक्रमण किया, वहां पे शासन किया। तो इसके कारण क्या हुआ, जो हमारे कल्चर थे, हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी विचारधाराएं थी, ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और ये सबसे ज्यादा किससे ज्यादा प्रभावित हुई, जो टर्की से जो लोग आए हुए थे, तुर्कों से, अफगान से जो लोग आए हुए थे, अफगानिस्तान वगैरह से, और जो मुगल्स आए, तो उन्होंने जब आक्रमण किया और हमारे यहाँ पे शासन किया, तो हमारी विचारधाराएं काफी इन लोगों से प्रभावित हुई। ठीक है, और जब बाहरी लोग हमारे साथ आकर रहने लगे, ठीक है, अपने, तो जो कल्चरल एक्सचेंज हुए, आदान प्रदान हुआ संस्कृतियों का, तो इससे क्या हुआ, एक ऐसी सभ्यता का, एक ऐसे समाज का गठन हुआ जो जाति और धार्मिक भेदभावों से कहीं ऊपर उठ के था। ठीक है, जहाँ पे जाति और धार्मिक भेदभाव थोड़ा सा कम हुए। ओके, now during this period Islam spread rapidly in India. The period was the age of Bhakti and Sufi movement, which spread the message of devotion of to God and kindness towards all human beings. Most of the language that we speak now developed and flourished during this period. और इसी पीरियड में जो, अब जाहिर सी बात है, ज्यादातर जो आक्रांता थे विदेश से, जो हमें आक्रमण करने आए, चाहे वो अफगान हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मुगल्स हो, ये सब क्या थे, मुस्लिम्स थे। तो जब ये इन्होंने हम पे आक्रमण किया, तो जाहिर सी बात है, ये इनका धर्म क्या था, इस्लाम था। ठीक है, तो इनका धर्म इस्लाम था, तो इसलिए उस समय इस्लाम का उदय बहुत तेजी से हुआ भारत में। ठीक है, और उसके बाद ये जो पीरियड था, ये भक्ति और सूफी मूवमेंट्स का पीरियड था, जो भगवान के प्रति भक्ति का हमें संदेश देता था। ठीक है, और लोगों को प्रति दया भाव रखने का हमें संदेश देता था। मतलब इस समय धार्मिक और सूफी मूवमेंट्स का पीरियड था, और उस धर्म का बहुत ज्यादा विकास हुआ। ठीक, और ज्यादातर जो लैंग्वेज आज हम बोलते हैं, ठीक है, ये इसी पीरियड में डेवलप हुई। ठीक है, और इसी पीरियड में चाल चलन में आई। राइट, India had trade relation all over the world. Trade led to a great interaction between people from different parts of the world. India borrowed many things from the culture and traditions of other countries. A new impetus was given to the development of art, architecture, literature, music and painting. ठीक, अब जैसा कि था, अब बाहर से लोग आए, तो हमारा बाहरी लोगों के साथ क्या हुआ, लेन देन भी बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा। तो जब हमारा व्यापार बढ़ा, तो हम जब व्यापार के माध्यम से हमने बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ा, हमारा अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्शन भी बढ़ा। और इसी इंटरेक्शन के कारण, ठीक है, मेल जोल के कारण हमने क्या किया, कई सारे कल्चर, अपनी संस्कृतियां, कई सारे ट्रेडिशंस दूसरे कंट्री से बोरो की, मतलब उनसे सीखी, और उन्हें अपनी कल्चर और संस्कृतियां उन्हें हमने अपनी दी। अब जाहिर सी बात है कि जब हम दूसरी चीजों को देखते हैं, दूसरे चीज लोगों से मिलते हैं, तो उनका प्रभाव पड़ता है, संगत का प्रभाव पड़ता है। तो जब व्यापार के माध्यम से हमें अलग अलग लोगों की जब संगत प्राप्त हुई, तो उनके संस्कृति और जो उनके ट्रेडिशन थे, उनका भी हमारे जीवन पे, हमारे समाज में प्रभाव पड़ा। ठीक है, और इसी कारण से जो डेवलपमेंट था, विकास को एक नई ऊंचाई दी गई। ठीक है, इम्पेटस मतलब ऊंचाई दी गई डेवलपमेंट को, चाहे वो फिर आर्ट की हो, चाहे फिर वो आर्किटेक्चर की हो, या लिटरेचर की हो, म्यूजिक की हो, या पेंटिंग की हो। मतलब इन सारे क्षेत्रों में इनको, इनके विकास को, आर्ट के विकास को, आर्किटेक्चर के विकास को, लिटरेचर के विकास को, साहित्य मतलब म्यूजिक के विकास को, पेंटिंग के विकास को एक नई ऊंचाई मिली। ठीक, इनका मतलब काफी हद तक भारत में विकास हुआ। ठीक, अब हिस्टोरिकल सोर्सेस, अब मिडवल पीरियड को पढ़ने के लिए हिस्टोरिकल सोर्सेस क्या क्या है, आइए देखते हैं हम लोग। तो
मिडवल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हमारे पास कई सारे ऐसे सोर्सेस अवेलेबल हैं, ठीक है। और ऐसे दोनों सोर्सेस अवेलेबल हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस भी और लिटरेरी सोर्सेस भी। अब ये आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी ये दोनों सोर्सेस क्या हैं? आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातात्विक साधन, पुरातात्विक मतलब जो चीजें हम खोद के प्राप्त होती हैं, ठीक है, जो साधन हमें खोद के प्राप्त होती हैं, जैसे हमने खुदाई की, ठीक है, और उसके माध्यम से हमें जो भी वस्तुएं प्राप्त हुई, उसके माध्यम से जो हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हिस्ट्री को बनाते हैं, वो कहलाती है हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और लिटरेरी सोर्सेस मतलब लिखित दस्तावेज, ठीक है, तो जो हमें लिखित रूप में जो हमें हिस्ट्री का ज्ञान दें, ठीक है, जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुआ हिस्ट्री के बारे में, वो कहलाया लिटरेरी सोर्सेस। तो ये दोनों है मिडवल पीरियड के जो सोर्सेस हैं, वो दोनों रूप में हमें प्राप्त होते हैं, पुरातात्विक भी और लिखित रूप में भी प्राप्त होते हैं। क्यों? तब क्योंकि मिडवल पीरियड तक जो राइटिंग थी वो डेवलप हो चुकी थी, ठीक है। These sources provide a deep insight of and knowledge about the conditions and life of that period. Important sources which help us in reconstructing historical events are as follows. ठीक, और ये सारे सोर्सेस हमें काफी नॉलेज उस समय की लाइफ की, उस समय उस पीरियड में जो लाइफ कैसी थी, कैसी कंडीशंस थी, कैसा जीवन था, इन सब के बारे में हमें काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इन्हीं के माध्यम से हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक। तो अब वो जो इवेंट्स थे वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। हिस्टोरिकल सोर्सेस, पहला है हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय स्कॉलर्स, जो विद्वानों के द्वारा जो लिखित रूप में हमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स प्राप्त हुए, जो लिखित उनके लेख प्राप्त हुए, ठीक है, विद्वानों के द्वारा। फिर हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स, और उसी दौरान जब व्यापार बढ़ा तो विदेशी हमारे यहाँ पे आए, ठीक, जो विदेशी यात्री आए और उन्होंने जो लिखित रूप में अपनी विचारधाराएं दी, तो उनके माध्यम से, उनके अकाउंट्स के माध्यम से हमें पता चलता है, ठीक। इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस मतलब शिलालेख, जो हमें पत्थरों वगैरह पे उस समय जो बिल्डिंग्स या उस समय पे जो मॉन्यूमेंट्स बने, उन पे जो लिखित रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि हमारा ये चार मीनार हो गया हैदराबाद का, ठीक है, रेड फोर्ट हो गया, ये सब क्या मिडल पीरियड में ही बने हैं, मुगलों ने बनवाए हैं, ठीक। तो उनमें जो लिखित रूप में हमें प्राप्त होता है शिलालेख, ठीक। उसके बाद लिटरेरी अकाउंट, उसके बाद जो भी लिटरेरी अकाउंट थे, मतलब लिखित रूप में और भी जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, फिर ठीक है, फिर क्वाइंस। अब राजतंत्र था तो राजा महाराजा क्या करते थे, क्वाइंस चलाते थे, तो जो वो उस समय के हमें जो क्वाइंस मिलते हैं, तो उनके माध्यम से भी हम पता लगती है, हमें हिस्ट्री के बारे में पता लगता है। मॉन्यूमेंट्स, ठीक, मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक, इनके माध्यम से भी हमें चीजों को जानने का अवसर प्राप्त होता है, ठीक। सातवां है आर्क, आर्किटेक्चर और म्यूजिक, और उस समय की जो आर्ट थी, कला थी, आर्किटेक्चर था, ठीक है, कलाकृतियां थी, और जो म्यूजिक था मतलब संगीत था, इसके माध्यम से भी, जैसे क्लासिकल म्यूजिक हो गया, ये उसी समय का है, इनके माध्यम से हम उस समय के हिस्ट्री को पढ़ते हैं मिडवल पीरियड की। तो ये सारे क्या है, जो ये सातों हमारे सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से हम मिडवल हिस्ट्री को पढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या हैं, ठीक, तो पहले जैसे कि बता दिया कि जो खुदाई करके प्राप्त होते हैं, तो जैसे टेम्पल्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, पैलेसेस, राजमहल हो गया, या मॉस्क्यूज हो गया, ठीक है, मकबरे हो गए लोगों के, क्वाइंस, इंस्क्रिप्शंस, यूटेंसिल, वेपन, टूल्स, ऑर्नामेंट्स एंड पेंटिंग्स। तो खुदाई के माध्यम से जो ये सारी चीजें हमें पता लगती है, जब हम खुदाई करते हैं, जो आर्कियोलॉजिकल मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब जो आर्कियोलॉजी का अध्ययन करते हैं, तो ये लोग जब जमीन को खोदते हैं, तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं, मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट आप लोग ले लो राम मंदिर, तो राम हमें कैसे पता चला कि बाबर ने वहां राम मंदिर बनाया था, जब हमने उस जगह की खुदाई की, तो हमें वहां पे मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए, तो उनके माध्यम से हमें पता चला कि यहाँ पहले मंदिर था, ठीक। उसी तरह से जब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जब जमीन की खुदाई करते तो उनको तो टेम्पल्स के अवशेष मिलते हैं, मॉन्यूमेंट्स मिलते हैं, महलों के अवशेष मिलते हैं, मस्जिदों के अवशेष मिलते हैं, कई लोगों के मकबरे मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, ठीक, कई शिलालेख मिलते हैं, बर्तन मिलते हैं, अस्त्र शस्त्र मिलते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब श्रृंगार की वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है, ज्वेलरी वगैरह मिलती है, पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं। तो यही जो आर्कियोलॉजिस्ट और दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है जमीन से, इनकी खुदाई की जाती है और उनका गहन अध्ययन किया जाता है, ठीक। और इन्हीं के माध्यम से हम उस समय की जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक हिस्ट्री है, उसके बारे में हम पता लगाते हैं, उसके बारे में हम पढ़ते हैं, राइट। अब इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस क्या थे, जो किसी भी इंस्क्रिप्शंस की हिंदी होती है शिलालेख, जो मतलब किसी भी हार्ड चीज पे, शिला मतलब होता है पत्थर, पत्थर पे लिखी गई राइटिंग क्या कहलाती है, इंस्क्रिप्शंस कहलाती है। तो जो भी हमें पत्थर में मिला, चाहे वो मंदिर की दीवार में लिखा हो, ठीक है, चाहे वो
क्वाइंस में लिखा हो, ठीक है, चाहे वो बड़े बड़े पत्थरों में लिखा हो, चाहे वो पिलर्स में लिखा हो, चाहे वो दीवार की सीलिंग्स में लिखा हो, ये सारी जब क्या किसके अंतर्गत आती हैं, इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत। जो भी इंफॉर्मेशन हमें हार्ड सरफेस पे लिखी हुई मिलेगी वो हमारी क्या कहलाई, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। और जनरली जो ये इंस्क्रिप्शंस होते थे ये पुरानी लैंग्वेजेस में लिखे होते थे, जैसे कि संस्कृत, तमिल या अदर जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कन्नड़ वगैरह, इन सब लैंग्वेज में हमें लिखित रूप में मिलते हैं, ठीक, जिन जिन लैंग्वेजों का विकास था। और in India, inscriptions are largely found on the South Indian temple fort walls, such as Red Fort in Delhi, etc. Some important inscriptions are also found on copper plates. ठीक, तो जो इंस्क्रिप्शन है ये हमें कहाँ मिलते हैं, साउथ इंडियन टेम्पल्स में मिलते हैं, वहाँ के किलों में मिलते हैं, वहाँ की दीवारों में मिलते हैं, जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था दिल्ली का लाल किला है, जो रेड फोर्ट है, उसके बाद चार मीनार, ये सारी चीजें इनके माध्यम से, या कॉपर प्लेट्स, तो ये सारी क्या है, इंस्क्रिप्शन हैं, इनके माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, ठीक, मिडवल पीरियड की। फिर है मॉन्यूमेंट्स। अब मॉन्यूमेंट्स क्या है, मॉन्यूमेंट्स हैं जो बिल्डिंग्स वगैरह हुई, ठीक है। तो मिडवल पीरियड में इन द मिडवल पीरियड baked bricks, stones and other hard materials had come to use in buildings. Most of the early monuments were temples and tombs made by northern and southern kings. तो मिडवल पीरियड तक लोगों को ईंट बनाना, ईंट पत्थर और जो हार्ड मटेरियल होता था इनका प्रयोग करना आ गया था, लोगों ने सीख लिया था, तो इन्हीं सारी वस्तुओं का बिल्डिंग्स बनाने में यूज होता था। और अर्ली पीरियड में जो ज्यादातर मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं वो क्या थे, मंदिर थे या मकबरे थे, टॉम्ब्स थे, ठीक है, जो नॉर्दर्न या साउदर्न किंग्स के द्वारा मंदिर या मस्जिद बनाए गए, मतलब हॉली बिल्डिंग्स बनाई गई, यही सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं मॉन्यूमेंट्स के रूप में। तो उनके माध्यम से भी हमें हिस्ट्री पता लगती है। जैसे मान लो कोई राज्य था और वहाँ पे मंदिर था, तो पता चल गया कि वहाँ पे हिंदुओं का शासन था, या यदि मस्जिद थी तो वहाँ पे मुस्लिम शासक का शासन था, ठीक, फिर मकबरा। तो इस तरह से हमें इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिलती है, मिडवल पीरियड की हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। फिर जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, बृहदेश्वरा टेम्पल एट थंजावुर, थंजावुर में जो बृहदेश्वरा टेम्पल है, फिर माउंट आबू में जो जैन टेम्पल है, ठीक है, रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब मिडवल आर्किटेक्चर के एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स के एग्जांपल है, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हैं जो आज भी हम जाएंगे साइट्स पे देखने तो हमें आज भी देखने को मिलते हैं, जो हमें मिडवल पीरियड की ग्लोरी के बारे में आज भी हमें बताते हैं, उनके बारे में हमें पता लगता है इन सब चीजों से। अब कॉइन्स, तो अब कॉइन्स क्या करते हैं, अब जाहिर सी बात है जो राजा था वो सबके अपने अपने कॉइन्स होते थे, ठीक है, और उस पीरियड्स के बहुत सारे कॉइन्स हमें आज प्राप्त हुए हैं। तो उन कॉइन्स में जो डेट्स मेंशन होती थी, या राजाओं के जो चित्र मेंशन होते थे, या उनके धर्म से रिलेटेड कोई वाक्य मेंशन होता था, तो इन सब के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कॉइन्स के माध्यम से, ठीक। जैसे कि मान लो कोई राजा ने किसी जंग जीती, तो जंग जीतने की खुशी में उसने कॉइन्स का प्रचलन कर दिया, तो वो जब कॉइन मिलता है तो उसमें लिखित होता है कि ये जंग इस राजा ने जीती, इसको हराया, और ये इस समय का, तो इससे हमें पता चल गया कि ये लड़ाई इस समय हुई थी, इस राजा के बीच हुई थी, ठीक, और ये राजा विजयी हुआ। तो कॉइन से भी हमें उस मिडवल पीरियड के बारे में पता लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो कॉइन्स में क्या लिखा रहता था, द्राया परीक्षा, ये लिखा रहता था, ठीक है, और मिंटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ द सुल्तान। और इससे क्या होता था, उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में जितने भी कॉइन्स का प्रचलन था उन सब की लिस्ट उस पर मेंशन रहती थी, तो उन इन कॉइन्स के माध्यम से भी हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। फिर है लिटरेरी सोर्सेस। अब लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या थे, मतलब लिखित रूप में और क्या क्या सोर्सेस मिले हमें, ठीक है। तो ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड writing had developed well and paper was easily available, so we found written records of this period in plenty. Literary sources include chronicles of court historians, biographies, autobiographies, farmans, correspondence of the kings, poetry and other literary works, and accounts of foreign travelers. Some noted literary sources are Lalita Vigraha Raja Natak written by Somdev, Prithviraj Rasu written by Chandabardai, a court poet of the first Chauhan ruler who described the heroism and exploits of Prithviraj Chauhan. Among the foreign scholars, Al-Baruni's account in 11th century are very famous. Other famous literary works of period are Katha Sarit Sagar by Somdev, Raj Tarangani by Kalhana, Gita Govind by Jaydev. Such books are called court chronicles. तो literary sources क्या क्या थे जो हमें लिखित रूप में प्राप्त हुए, तो वो जैसे कि
उस समय जब जो मिडवल पीरियड था हमारा, उस समय जो पेपर्स वगैरह थे या राइटिंग के जो भी साधन थे वो इजीली अवेलेबल थे, ठीक है, आसानी से प्राप्त हो जाते थे। तो क्या होते थे, जो राजा के जो दरबारी होते थे या जो विद्वान लोग होते थे समाज के, वो उस समय की चीजों को, उस समय के समाज के बारे में, उस समय की संस्कृति के बारे में लिखते थे। या जैसे कोई राजा का दरबारी है तो वो राजा के बारे में लिखता था कि राजा ने कब कौन कौन से युद्ध लड़े, ठीक, कब वो उसने का राज तिलक हुआ, वो पूरी इंफॉर्मेशन राजा के बारे में होती थी उसमें, ठीक। या जो उसमें कई राजाओं थे, जैसे उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी, ठीक है, आत्मकथा लिखी, या अपनी उनकी बायोग्राफीज लिखी उनके दरबारियों ने, तो उनके माध्यम से हमें, या उनके जो फरमान होते थे, जैसे कोई राज्य में उन्होंने कोई नियम बनाया तो लिखित रूप में फरमान लिखते थे, तो वो फरमान हमें आज भी प्राप्त होते हैं, तो उस माध्यम से हमें पता चलता है, उसमें फरमान में डेट भी पड़ी होती थी, तो उस सारी चीजें से हमें पता लगता है मिडवल हिस्ट्री के बारे में, ठीक। तो ये सारे हमारे क्या है, लिटरेरी सोर्सेस हैं उस समय के, राइट। और जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये ललितावी ग्रह राजा नाटक, ये किसने, सोमदेव के द्वारा ये लिखा गया, इसके माध्यम से हमें पता चलता है। फिर जो पृथ्वीराज चौहान का जो कोर्ट पोएट था चंद्रबरदाई, उसने पृथ्वीराज के जीवन चरित्र के बारे में लिखा है, उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो के माध्यम से हमें पृथ्वीराज के जीवन चरित्र के बारे में पता चलता है, ठीक है, उसने क्या क्या किए, ठीक, उसने कैसे शासन पाया, कब तक शासन किया, क्या क्या उसकी क्वालिटीज थी, उसके शासन के दौरान पे क्या क्या चीजें, क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सारी चीजों के बारे में हमें भी इन सारी चीजों के बारे में हमें पता लगता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि 11वीं शताब्दी में जो एक विदेशी विद्वान था अल्बरूनी, ठीक है, उसके जो लिखित लेख हैं वो हमें प्राप्त होते हैं। और भी जो उस पीरियड के जो फेमस लिखित सोर्सेस हैं वो क्या क्या हैं, कथा सरित सागर सोमदेव के द्वारा, कल्हाना के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई, जयदेव के द्वारा गीता गोविंद, ये सब क्या थे, ये ऐसी बुक्स क्या कहलाती हैं, कोर्ट क्रॉनिकल्स कहलाती हैं, मतलब जो दरबार में लिखी गई हैं, ठीक है, किसी राजा के दरबारी के द्वारा, राइट। फिर क्रॉनिकल्स, ठीक है, अब ये क्रॉनिकल्स क्या थे, ठीक। अ क्रॉनिकल इज द रिकॉर्ड ऑफ द रूल ऑफ द किंग्स एंड द लाइफ ऑफ द कोर्ट। तो क्रॉनिकल क्या है, ये एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो राजा के राज करने का, ठीक है, और उसकी कोर्ट शैली कैसी थी, उसकी दरबार शैली कैसी थी, इन सब के बारे का जो रिटर्न रिकॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है, क्रॉनिकल, ठीक। तो मैं कई राजा के कोर्ट क्रॉनिकल्स थे, मतलब जो भी उनके दरबार में होता था उसकी एक लिखित डिटेल्ड स्टडी होती थी, लेख होता था, ठीक है, जिनके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन होता था, हिस्टोरिकल अकाउंट्स का, जो जो घटनाएं हुई हिस्ट्री में, ठीक है, कि वो किस कौन सी घटना कब हुई, एक ऑर्डर वाइज उन सबका उल्लेख होता था, वो कहलाता था क्रॉनिकल्स। और ज्यादातर इन जो क्रॉनिकल्स थे इनकी लैंग्वेज क्या थी, अरेबिक थी, पर्शियन थी, या टर्किश थी, ठीक। इन सारी लैंग्वेज में लिखी गई हैं। जो उस मिडवल पीरियड के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं वो क्या हैं, आइए देखते हैं। जैसे ये खजाइनुल फतह एंड तुगलकनामा बाई अमीर खुसरो के द्वारा जो तुगलकनामा लिखी गई या खजाइनुल फतह लिखी गई। उसके बाद तारीख फिरोज शाही बाई जियाउद्दीन बरानी ने ये तारीख फिरोज शाही लिखी, ये भी क्या है, एक क्रॉनिकल है, ठीक। तारीख फरिश्ता बाई फरिश्ता, अब तारीख फरिश्ता लिखी गई फरिश्ता के द्वारा, ये भी क्या है, कोर्ट क्रॉनिकल है। फिर कल्हाना के द्वारा जो राजतरंगिणी लिखी गई, ये भी क्या है, एक कोर्ट क्रॉनिकल है। इसके बाद कुछ बायोग्राफीज भी हैं, जैसे कि शेर शाह सूरी की तारीख शेर शाही, ठीक है, जो अब्बास शेरवानी ने लिखी है, ये शेर शाह सूरी की बायोग्राफी है। उसके बाद कुछ ऑटोबायोग्राफीज भी हैं, जैसे कि बाबर का बाबरनामा, ठीक है, और जहांगीर की जहांगीरनामा। तो ये सारे क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है, जो हमें मिडवल पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिडवल पीरियड के क्रॉनिकल्स हैं, ठीक है। फिर पेंटिंग्स, अब पेंटिंग्स के माध्यम से, तो मिडवल पीरियड्स की पेंटिंग्स क्या क्या थी, ठीक है। तो जो मिडवल पीरियड का समय था उस समय पेंटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, मतलब राजा महाराजा इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। जैसे कि जो आज हमें जो हम्पी के और विजयनगर किंगडम के, जो हम्पी में विजयनगर किंगडम था, उसके जो हमें अवशेष मिलते हैं उससे पता चलता है कि उस समय जो पेंटर्स और जो स्कल्पचर्स थे, ठीक है, कलाकार थे, ये कितने ज़्यादा अपने कामों में कितने ज़्यादा दक्ष थे, अपने कामों में कितने ज़्यादा प्रवीण थे, मतलब अच्छे थे, ठीक। तो आज उनकी हमें कलाकृतियाँ आज हमें मिलती हैं, ठीक। जो ज़्यादातर जो ये स्कल्पचर्स थे, ये हमें, ये तो पत्थरों के होते थे या लकड़ी के होते थे या किसी मेटल जैसे ब्रॉन्ज वगैरह के होते थे, ठीक। और जो उस समय की जो ज़्यादातर बिल्डिंग्स थी वो
भगवान की या देवी देवताओं की मूर्तियों की या राजा महारानियों के मूर्तियों से डेकोरेटेड होते थे। उस समय की जो बिल्डिंग्स होती थी, लोग क्या करते थे, जो महल होते थे तो वहाँ पे या तो किसी भगवान का या किसी देवी की मूर्ति होती थी या राजा या रानी की मूर्ति होती थी। ठीक, तो उससे हमें पता चलता है कि पेंटिंग्स काफ़ी फेमस थी उस समय, काफ़ी विकास था उनका। उसी प्रकार जैसे जो मुगल एम्परर अकबर था, ठीक है, और जहांगीर था, ठीक है, ये दोनों पेंटिंग्स के बहुत बड़े लवर थे। ठीक, इनको पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए उन्होंने मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना भी की और इन्होंने जो पर्शियन और इंडियन आर्ट ट्रेडिशन था इनको इनको एनकरेज भी किया। ठीक है, इनका विकास भी कराया। तो ये सारी पेंटिंग्स थी मिडवल पीरियड्स में, मतलब पेंटिंग का भी काफ़ी विकास हुआ। अब उसके बाद जैसे पता चलता है हमें, आज भी हम देखते हैं महाराष्ट्र की जो अजंता और एलोरा की केव्स हैं, फिर धार में जो बाग केव्स हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये जो वॉल पेंटिंग या सीलिंग पेंटिंग्स का, स्कल्पचर का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर उसके बाद द richly decorated palaces and grand havelis of Rajasthan with beautiful stone carving recalls the glory of the Maharajas and एरिस्टोक्रेट्स हु रूल द एन्चेंटिंग लैंड। ठीक है, और उसके बाद जो आज भी जो राजस्थान में जो पैलेसेस बने, महल बने हैं, तो उनकी जो डेकोरेशन है वो इतनी सुंदर है कि जो हमें बताती हैं कि उस समय के जो महाराजा थे या जहाँ जो शासन करने वाले लोग थे, ठीक है, वो उनकी ग्लोरी के बारे में, उनकी समृद्धि के बारे में बताते हैं कि वो कितने ज़्यादा पेंटिंग लवर थे, वहाँ के पेंटर्स कितने ज़्यादा समृद्ध थे, कितने ज़्यादा अपने कामों में अच्छे थे। ठीक है, तो पेंटिंग्स भी काफ़ी रिच सोर्स है उसका। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनके अकाउंट्स, मतलब उनके जो लेख हैं, उनके द्वारा जो मतलब विदेशी यात्री आए उन्होंने क्या क्या चीज़ें लिखी। तो when foreign travelers and scholars visited India during the medieval period and wrote an account of their travels. One of them was Ibn Battuta from Morocco, who visited India during the Tughlaq dynasty and gave an interesting account of the reign of Muhammad bin Tughlaq. Abdul Razak, a Persian, visited the city of Vijayanagar and praised its richness in all fields. Marco Polo of Venice, Niccolo Conti of Italy, Al-Baruni from Afghanistan, Domingo Pace of Portugal, and some other travelers visited India and gave a true picture of India of that time. तो फॉरेन ट्रैवलर्स के अकाउंट्स क्या क्या थे, तो जाहिर सी बात है जब हमारा ट्रेड रिलेशन बढ़ा तो विदेशी हमारे यहाँ पे आए। ठीक है, तो वो आए, उन्होंने चीज़ें लिखी, तो उस माध्यम से भी हमें मध्यकालीन युग के बारे में पता लगता है। तो उस समय जो मध्यकालीन युग में जो विदेशी आए उनमें से फेमस जो थे, एक था इब्न बतूता जो मोरक्को से आया था। ठीक, उसने जब जब वो भारत आया तो उस समय तुगलकों का राज था, तो उसने एक तुगलकों के बारे में एक इंटरेस्टिंग तथ्य लिखे हैं अपने लेख में। ठीक है, अपनी डायरी में। ठीक, तो वो आज हमें मिलती है, तो उस समय हमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पता लगता है, जो हमें इब्न बतूता की वो मिलती है। उसके बाद जो अब्दुल रजाक एक पर्शियन था, उसने विजयनगर किंगडम को विजिट किया, तो उसने जो लिखा वृत्तांत अपने यात्रा वृत्तांत में, तो उसने जो बताया कि विजयनगर जो किंगडम था वो सारे गुणों से परिपूर्ण था, मतलब हर फील्ड में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, हर क्षेत्र में वो क्या था, बहुत अच्छा था। ठीक है, बहुत रिच था। तो उसने इस बात की प्रशंसा की है। फिर जो कुछ और जो विदेशी आए, वो जैसे कि वेनिस से मार्को पोलो, या इटली के निकोलो कॉन्टी, या फिर अफगानिस्तान के अल्बरूनी, या पोर्चुगल के डोमिंगो पेस, ये सब कुछ अलग अलग थे। अलग अलग विदेशी, अलग अलग देश के लोग आए जो भारत में विजिट किए, और उस समय कैसा भारत था, मतलब मिडल पीरियड का भारत कैसा था, उसके बारे में हमें पूरा वृत्तांत उन्होंने लिखा, और उसके माध्यम से हमें उस समय के इतिहास के बारे में पता लगता है। ठीक है, तो ये था कि कौन कौन से फॉरेन लोग आए। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। तो ये कुल मिला के हमारे जो मिडल पीरियड था उसका ब्रीफ अकाउंट था कि मिडल पीरियड में क्या क्या था, कौन कौन आए, कैसे कैसे बदलाव हुए, क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक है, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग अपनी जो अप्रैल मई और जून की फीस है वो प्लीज़, और साथ में जुलाई की भी, अप्रैल मई जून और जुलाई की फीस जल्दी से जल्दी सबमिट करें। ठीक है, और सबमिट करने के बाद ही आपको जितने भी आपके सब्जेक्ट के लेसन होते जा रहे हैं तो उनकी एक्सरसाइजेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग अपनी अप्रैल मई जून की और जुलाई की फीस सबमिट करें। थैंक यू, गुड बाय।